हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की, तो बिल्कुल मिस मत करना। अगर सच में हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एंड तक ज़रूर देखना क्लास को, क्योंकि आज हिंदी की मैराथन करने वाले हैं हम, जिसमें हम 500 एमसीक्यू पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। कितने 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाएगा इन 500 क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि आपका ये सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर। काव्य खंड में सूरदास के पद है, तुलसीदास, देव, जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन। गद्य खंड में नेताजी का चश्मा है, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी ऐसी भी। व्याकरण में रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, लेखक कवि का परिचय, पत्र लेखन, निबंध, माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। बस इसमें मैंने गद्यांश पद्यांश कवर नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस तो मैं क्या ही करवाऊंगी, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो उसको। वहाँ पर अगर एग्जाम में आता है तो पद्यांश गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसको पढ़ के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं उसमें से छाट छाट के। तो टाइम वेस्ट था, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बाकी सारे टॉपिक के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। टाइम वेस्ट हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी। ठीक है, क्योंकि 500 प्रश्न हमको करने हैं, है ना। तो जल्दी से जल्दी बहुत कम समय में हम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे लाइव क्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, लाइव क्लासेस में ना टाइम वेस्ट होता है। मुश्किल से 15 से 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस हो पाती है 1 घंटे में, और वहीं पर हम मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते हैं तो 1 घंटे में 45 मिनट से 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, विथ एक्सप्लेनेशन। और आज भी हम 500 प्रश्न हल करेंगे और बहुत जल्दी हम कर लेंगे। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरे सिलेबस का अच्छे से, और आपको पता भी चल जाएगा, आपकी तैयारी चेक हो जाएगी कहाँ किस टॉपिक में आप गलती कर रहे हो, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उसको एक बार और रिवाइज कर लेना। ठीक है, आप भी चेक करना 500 में से कितना स्कोर हो रहा है आपका। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो सभी के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सूरदास जी का जन्म किस वर्ष माना जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 1478 में। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में हुआ था। सूरदास के जन्म स्थान को लेकर कौन सी 2 मान्यताएं हैं? तो मथुरा और रुनकता सिही, ये 2 मान्यताएं मानी जाती है कि इनका जन्म यहाँ पर हुआ था 1478 में। सूरदास जी किनके शिष्य थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पर एक्सप्लेन करने जैसा होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक किस रूप में प्रसिद्ध है? भक्त कवि के रूप में ये प्रसिद्ध है। सूरदास जी का निधन कब हुआ था? 1583 में सूरदास जी का निधन हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1478 में। निधन कब हुआ था? 1583 में। तो सबके याद करते जाना, रिकॉल करते जाना, क्योंकि जितने भी लेखक कवि आएंगे सबके जन्म मृत्यु याद करने पड़ेंगे। सूरदास जी का निधन कहाँ पर हुआ था? तो परसौली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? परसौली में हुआ था। सूरदास के कौन से ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय हुए? तो वैसे तो सारे ही ग्रंथ उनके लोकप्रिय थे, पर सुरसागर ज़्यादा लोकप्रिय था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सुरसागर। सूरदास जी की कविता मुख्यतः किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो सूरदास जी जो है वो वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। गोपियों ने उद्धव को किस नाम से पुकारा? मधुकर के नाम से पुकारा। गोपियों ने उद्धव के योग उपदेश की तुलना किससे की है? कड़वी ककड़ी से उनकी तुलना की है। गोपियों ने उद्धव को किस कारण भाग्यवान कहा? उनके अलिप्त स्वभाव के कारण गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा। ये सारे चैप्टर्स आपने पढ़ ही लिए होंगे। गोपियों ने उद्धव के संदेश को कैसा माना? शुष्क माना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा का हित करना। गोपियों ने कृष्ण में कौन सा परिवर्तन देखा? तो गोपियों ने कृष्ण में राजनीति का ज्ञान, ये परिवर्तन उन्होंने देखा था। मर्यादा न लही, इसका तात्पर्य क्या है? मर्यादा न रखना। सूरदास के भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के संवाद का आधार क्या है? प्रेम और विरह। गोपियों के अनुसार उद्धव का उपदेश किसके लिए उपयुक्त है? निर्लिप्त जनों के लिए। गोपियों ने अपने प्रेम को किससे जोड़ा है? हारिल की लकड़ी से।
कृष्ण ने गोपियों के पास संदेश किसके माध्यम से भेजा? उद्धव के माध्यम से भेजा था। गोपियों ने उद्धव को किसकी याद दिलाई? राजधर्म की याद दिलाई। गुर चाटी जो पागी, इसका अर्थ क्या है? चीटी गुड़ से लिपटना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सूरदास की भाषा शैली किससे जुड़ी है? लोकगीत परंपरा से जुड़ी है। गोपियों ने उद्धव को किस तर्क से परास्त किया? वाक चातुर्य से परास्त किया। सूरदास की कविताओं में किसका दैनिक चित्रण मिलता है? तो सूरदास की कविताओं में खेती और पशुपालन वाले समाज का चित्रण मिलता है। सूरदास ने मानव प्रेम को किससे जोड़ा? मानवीय गरिमा से जोड़ा। भ्रमर गीत का आरंभ किससे हुआ? भौरे से हुआ। गोपियों ने उद्धव की साधना को किससे तुलना की है? कड़वी ककड़ी से तुलना की है। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब क्या पढ़ लिया है? राजनीति पढ़ ली है। सूरदास के भ्रमर गीत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि प्रेम ही श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। अब यहीं पर सूरदास जी का जन्म मृत्यु सब रिकॉल करते जाना, रिकॉल करोगे तो ही याद रहेगा सारा फैक्चुअल। तो तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? राजपुर माना जाता है। कुछ विद्वान तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ पर मानते हैं? सोरो, जिला एटा में मानते हैं। तुलसीदास जी का देहावसान, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? काशी में हुई थी। कब हुआ था उनका देहावसान? 1623 में। तुलसीदास जी किसके उपासक कवि थे? मानव मूल्यों के। तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका किस भाषा में रची गई है? विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। तुलसीदास जी ने कवितावली भी लिखी है, ये किस भाषा में है? तो ये भी ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है, बाकी जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? तो रामचरितमानस की चौपाई या फेमस है चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना किस रूप में हुई है? गेय पदों में हुई है। कवितावली में कौन कौन से छंद देखने को मिलते हैं? कवितावली बोला है यहाँ पर तो सवैया और कवित्त। रामचरितमानस किस कांड से लिया गया अंश है? अच्छा, रामचरितमानस के किस कांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है? तो बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम ने क्या भंग किया था? तो शिव धनुष तोड़ा था। शिव धनुष भंग की सूचना किसको मिली थी? परशुराम जी को मिली थी। परशुराम किस वंश से माने जाते हैं? तो परशुराम जी का संबंध भृगु वंश से था। परशुराम का प्रमुख शस्त्र क्या था? परशु कुल्हाड़ी। लक्ष्मण की वाणी किस रस से परिपूर्ण है? वीर रस से। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी पंक्ति किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी थे वो व्यंग कर रहे थे परशुराम जी पर, तो व्यंग का उदाहरण है। परशुराम ने किसका वध किया था? सहस्त्रबाहु का वध किया था। सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से क्या मांगा था? कामधेनु गाय मांगी थी। सहस्त्रबाहु द्वारा कामधेनु ले जाने पर परशुराम ने क्या किया था? क्रोधित होकर उसका वध किया था। परशुराम जी के माता पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता जमदग्नि ऋषि थे और माता रेणुका थी। लक्ष्मण ने परशुराम को किस प्रकार की वाणी से उत्तर दिए? व्यंग्यपूर्ण वाणी से। तुलसीदास जी किन भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे? अवधी और ब्रज पर। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो देखो, कोई भी पंक्ति में अलंकार, रस कुछ भी पहचानने को आता है तो वहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो पकड़ने हैं, जो कि मैंने आपको सिखाए हैं। रस, अलंकार, संधि, समास सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, तो हिंदी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? सम। सम मतलब समान। ठीक है, जहाँ पर भी सम, समान इस तरह के शब्द आते हैं मतलब वहाँ पर उपमा दी जा रही है। जैसे कि कोटि का मतलब होता है करोड़, कुलिस मतलब होता है वज्र, तो करोड़ वज्र के सम मतलब समान। वचनु तुम्हारा, तुम्हारे वचन है
करोड़ों वज्रों के समान, तो यहाँ पर उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार यहाँ पर होगा। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ब ब ब आ रहा है, तो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अवधी भाषा में दोहा चौपाई किसने लिखी थी तुलसीदास जी से पहले, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने भी लिखी थी। कुंभहड़ बतिया शब्द का अर्थ क्या होता है, कुंभहड़ बतिया मतलब निर्बल व्यक्ति। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1889 में उनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान क्या था, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था 1889 में, वाराणसी काशी में उनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, क्वींस कॉलेज काशी में। जयशंकर प्रसाद ने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी, आर्थिक समस्याओं स्थितियां अनुकूल न होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। 8वीं तक पढ़े हुए हैं। घर पर जयशंकर प्रसाद ने किन भाषाओं का अध्ययन किया, संस्कृत का, हिंदी का और फारसी का। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, 1937 में। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृति कौन सी है, कामायनी, बहुत फेमस है। कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको मिला था कामायनी के लिए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में से कौन सा शामिल है, तो जयशंकर प्रसाद के नाटक में है अंधा युग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है, तितली उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का नाम क्या है, इनका कहानी संग्रह है इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद की कविता किस काव्य प्रवृत्ति से संबंधित है, छायावाद से। प्रसाद के साहित्य में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, विज्ञान और तकनीक का, साइंस और टेक्नोलॉजी का। आत्मकथ्य कविता का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, 1932 में हुआ था। आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, हंस पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। आत्मकथ्य कविता किस शैली में लिखी गई है, छायावादी शैली में लिखी गई है। आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन को कैसा बताया है, सामान्य व्यक्ति के समान बताया है। आत्मकथ्य कविता में कवि की विनम्रता किस रूप में प्रकट होती है, अपने जीवन को सामान्य बताकर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था, 1899 में उनका जन्म हुआ था। सबके जन्म मृत्यु अच्छे से याद रखना, ठीक है। निराला का जन्म स्थान क्या था, महिषादल, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, महिषादल में। निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे, गढ़ा कोला उत्तर प्रदेश के ये निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा किस स्तर तक हुई, 9वीं कक्षा तक ये पढ़े थे। निराला ने स्वाध्याय से किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, संस्कृत का, बांग्ला का और अंग्रेजी का। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ के। निराला के विचारों पर किनका विशेष प्रभाव था, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का प्रभाव था। निराला जी का देहांत कब हुआ था, 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। निराला की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है, गीतिका। निराला की रचनाएं कितने खंडों में प्रकाशित है, 8 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में है, 8 खंडों में प्रकाशित है। निराला के साहित्य में क्या विशेष रूप से देखा जाता है, दार्शनिकता, विद्रोह और प्रेम की तरलता। निराला ने छायावादी कवियों में सबसे पहले क्या प्रयोग किया, मुक्त छंद का, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्त छंद का प्रयोग किया। निराला की कविता में शोषित पीड़ित जन के प्रति क्या भाव है, गहरी सहानुभूति है, सिंपैथी है। उत्साह कविता में बादल को किस रूप में संबोधित किया गया है, क्रांति और विध्वंसक का प्रतीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उत्साह कविता में बादल किनकी आकांक्षा को पूरा करता है, पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है। उत्साह कविता में कवि जीवन को कैसी दृष्टि से देखता है, व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, तो नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 में। नागार्जुन का जन्म स्थान क्या था, सतलखा गांव दरभंगा में इनका जन्म हुआ था।
नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। क्या इनका मूल नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? संस्कृत पाठशाला में हुई थी। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म में दीक्षा कहाँ ली थी? श्रीलंका में। कहाँ पर ली थी इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा? श्रीलंका में। तो नागार्जुन कौन थे? बुद्धिस्ट थे। नागार्जुन का देहांत कब हुआ था? 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृति कौन सी है? युगधारा। नागार्जुन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? 7 खंडों में प्रकाशित है। नागार्जुन को मैथिली भाषा में कविता के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको मिला था। नागार्जुन को किसके कारण अनेक बार जेल जाना पड़ा? राजनीतिक सक्रियता के कारण। नागार्जुन ने किन भाषाओं में कविता लिखी? हिंदी में, मैथिली में, बांग्ला में, संस्कृत में इन्होंने कविताएं लिखी थी। मैथिली में नागार्जुन किस नाम से प्रतिष्ठित है? यात्री नाम से ये कविताएं लिखते थे। नागार्जुन के साहित्य में किसके प्रति विशेष सजगता दिखाई देती है? भ्रष्टाचार और समाज की पतनशीलता के प्रति। नागार्जुन को आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है? उनके व्यंग में महारत के कारण। व्यंग करने में उनको महारत हासिल थी, उनको आधुनिक कबीर इसलिए कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं आधुनिक कबीर किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन की कविताएं कहाँ समान रूप से लोकप्रिय रही? गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में। स्वयं प्रकाश का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश से थे ये स्वयं प्रकाश। इन्होंने क्या लिखा है? नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश ने किस क्षेत्र में पढ़ाई की थी? मैकेनिकल इंजीनियर थे ये। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा कहाँ पर बीता? राजस्थान में। जन्म इनका मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, लेकिन बचपन और नौकरी कहाँ पर इन्होंने की थी? राजस्थान में। स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे? वसुधा के संपादन से इनका जुड़ाव था। स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 13 कहानी संग्रह प्रकाशित इनके हो चुके हैं। स्वयं प्रकाश के कौन से उपन्यास चर्चित रहे? बीच में विनय और ईंधन, ये इनके उपन्यास थे। स्वयं प्रकाश को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो पहल सम्मान इनको मिला था, बनमाली पुरस्कार भी इनको मिला था, राजस्थान का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, लेकिन इनको जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है नेशनल, वो नहीं मिला था। स्वयं प्रकाश का निधन कब हुआ था? तो 2019 में इनका निधन हो गया था। स्वयं प्रकाश की कहानियों में मुख्य रूप से क्या चित्रित होता है? तो मध्यम वर्गीय जीवन की झलक इनकी कहानियों में हमको मुख्य रूप से देखने को मिलती है। स्वयं प्रकाश की कहानियों में किसके खिलाफ प्रतिकार का स्वर है? जाति, संप्रदाय और लिंग भेदभाव के खिलाफ। नेताजी का चश्मा जो कहानी है, इसमें किसके योगदान को रेखांकित किया गया है? देश के नागरिकों के योगदान को इसमें रेखांकित किया गया है। जैसे कि वो जो बूढ़ा लंगड़ा जो कैप्टन चश्मे वाला था, वो मूर्ति को देखकर उस पर चश्मा लगा देता था, वो भी एक नागरिक था। कस्बे में नेताजी की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी। ठीक है, मूर्ति किससे बनी थी? संगमरमर की बनी थी। नेताजी की मूर्ति को किसने बनाया था? ठीक है, तो मास्टर मोतीलाल ने बनाया था। मूर्तिकार कौन था? मास्टर मोतीलाल। नाम याद रखना, ठीक है। मूर्ति में क्या कमी थी जो देखते ही खटकती थी? तो मूर्ति में जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं बना था। ठीक है, जो मास्टर मोतीलाल थे उन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई थी, संगमरमर की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, चौराहे पर उसको लगाया था, लेकिन जो मास्टर मोतीलाल थे वो चश्मा बनाना भूल गए थे सुभाष चंद्र बोस का। हालदार साहब को कस्बे से गुजरते समय क्या करने की आदत पड़ गई थी? चौराहे पर रुककर पान खाना और मूर्ति को देखना। कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा क्यों बदलता था? ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए। पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले को क्या कहा कि ये तो पागल है। कैप्टन चश्मे वाला शारीरिक रूप से कैसा था? तो बूढ़ा और एक लंगड़ा व्यक्ति था, जिसके मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। मूर्ति को जब भी वो बिना चश्मे के देखता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था, वो उस पर चश्मा लगा देता था। हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या गलतफहमी थी? उनको लगता था कि वो आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, इसलिए तो चश्मा बदलता होगा।
लेकिन देश के नागरिक भी ऐसा कर सकते हैं, उनके मन में भी भक्ति भावना, देशभक्ति हो सकती है। जब हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था तो पान वाले ने क्या बताया कि जो कैप्टन है वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, जब तक वो था कैप्टन चश्मे वाला, वो मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, लेकिन जब हालदार साहब उधर से निकलते हैं 2 साल बाद, तो वो देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो फिर पान वाला उनको बताता है कि उसकी डेथ हो गई है। हालदार साहब आखिरी बार मूर्ति पर क्या देखकर भावुक हुए? सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था मूर्ति पर। पान वाले ने मास्टर मोतीलाल के बारे में क्या बताया? उन्होंने बोला कि वो चश्मा बनाना भूल गया है। हालदार साहब ने आखिरी बार चौराहे पर रुकने से क्यों मना किया? क्योंकि वे मायूस थे, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला था, उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गया था। नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्ति का प्रतीक क्या है? मूर्ति देशभक्ति का प्रतीक है, चश्मा कैप्टन का काम, या फिर पान वाला? तो कैप्टन ने जो काम किया, जो कैप्टन काम करता था कि मूर्ति को देखकर उस पर चश्मा लगा देता था, ये कैप्टन का काम था, तो ये देशभक्ति का प्रतीक है। कस्बे में नगर पालिका ने क्या क्या काम किए थे? तो सड़कें बनवाई थी, कवि सम्मेलन करवाए थे। हालदार साहब को कैप्टन की देशभक्ति के बारे में क्या लगा? कि वो प्रेरणादायक थी। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? जो मूर्ति बनाई गई थी वो कितनी ऊंची थी? 2 फुट ऊंचाई थी उसकी। पान वाले का स्वभाव कैसा था? खुश मिजाज था। कहानी में मूर्ति को देखकर हालदार साहब को क्या याद आता था? कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। सरकंडे का चश्मा किसने बनाया होगा, जैसा लेखक ने संकेत दिया था? तो जब कैप्टन मर गया था चश्मे वाला, तो बाद में सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, तो वो बच्चों ने बनाया था। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था? 1899 में इनका जन्म हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बेनीपुर में इनका जन्म हुआ था। बेनीपुरी जी किस जिले के निवासी थे? मुजफ्फरपुर के ये निवासी थे। बेनीपुरी जी की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? 10वीं कक्षा तक ये पढ़े थे। बेनीपुरी जी किस आंदोलन से जुड़े थे? राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। बेनीपुरी जी का देहावसान कब हुआ? इनकी जो मृत्यु है वो 1968 में हुई थी। बेनीपुरी जी की रचनाएं किस उम्र में छपने लगी थी? तो 15 वर्ष की उम्र में इनकी रचनाएं छपने लगी थी। तरुण भारत किसका संपादित पत्र था? बेनीपुरी जी का। जनवाणी पत्रिका के संपादक कौन थे? बेनीपुरी। बेनीपुरी की रचनाएं कितने खंडों में प्रकाशित हैं? 8 खंडों में प्रकाशित हैं। पतितों के देश में किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। चिता के फूल किस विधा की रचना है? चिता के फूल कहानी है। अम्बपाली किस विधा की रचना है? अम्बपाली एक नाटक है। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें जो है वो रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें किस विधा की रचना है? ये संस्मरण है। बेनीपुरी को किस उपाधि से जाना जाता है? इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत किसके गीत गाते थे? कबीर दास जी के ये गीत गाते थे, जिनको पद कहा जाता था। ठीक है, और बाल गोविंद भगत किसने लिखा है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। बाल गोविंद भगत किस धर्म या पंथ से जुड़े थे? कबीर पंथी थे। भगत जी किसे साहब कहते थे? कबीर को। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा में क्या विशेष था? केवल लंगोटी और टोपी। बाल गोविंद भगत के गले में कैसी माला रहती थी? तुलसी की जड़ों की माला रहती थी, तुलसी माला वो पहनते थे। भगत जी की गृहस्थी कैसी थी? थोड़ी खेती और घर था। वे किसी का सामान बिना पूछे क्यों नहीं लेते थे? नियम के कारण। रोपनी के समय भगत जी क्या करते थे? गीत गाते थे और रोपनी करते थे। भगत जी किस वाद्य के साथ गाते थे? खेजड़ी के साथ वे गाते थे। भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी? कार्तिक माह से शुरू होती थी। और कब तक चलती थी? फागुन तक चलती थी, कार्तिक से फागुन तक। बाल गोविंद भगत की संध्या सभा कहाँ होती थी? आंगन में।
भगत के बेटे की मृत्यु पर वे क्या करते रहे, मतलब जो भगत जी थे वो खुद के बेटे की मृत्यु पर क्या करते रहे, तो वो गाना गाते रहे, मतलब गीत गाते रहे। पुत्र वधू को भगत ने क्यों भेज दिया था, क्योंकि वो उनका पुनर्विवाह करवाना चाहते थे। भगत जी हर वर्ष कहाँ पर जाते थे, गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा कितनी दूरी पर थी, तो 25 कोस की दूरी पर थी। एक कोस मतलब आप मान सकते हो 2 से 3 किलोमीटर, है ना। एवरेज 2.5 किलोमीटर का एक कोस होता है। भगत की मृत्यु कब हुई, गंगा स्नान करने के बाद। तेरी गठरी में लागा चोर किस प्रसंग से जुड़ा है, भादों की रात से। बाल गोविंद भगत किस ऋतु में रोपनी करते दिखते हैं, आषाढ़ में। गोदी में पियवा उठे सखिया, ये गीत कब गाया गया, भादों में। भगत जी कब खेजड़ी बजाते और प्रभातिया गाते थे, प्रातःकाल। बाल गोविंद भगत की संध्या सभा में लोग क्या करते थे, नृत्य और गान करते थे। बेटे के श्राद्ध के बाद भगत ने पुत्र वधू से क्या कहा, अपनी बहू से कहा कि दूसरी शादी कर लो, उसका पुनर्विवाह करवाना चाहते थे। भगत जी अपने जीवन में किस बात पर जोर देते थे, मानवीय सरोकारों पर। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों माना गया है, उनकी भक्ति और उनके व्यवहार के कारण। ठीक है, साधु एक मन से होता है इंसान, ऐसा नहीं कि बस भगवा चोला पहन के निकल गए, है ना, सन्यासी का वेश धारण कर लिया तो वही साधु होता है, नहीं। कबीर के गीत गाकर भगत लोगों को क्या संदेश देते थे, आध्यात्मिकता और सत्य का। बाल गोविंद भगत का स्वभाव कैसा था, ईमानदार और स्पष्टवादी थे, बिल्कुल। बाल गोविंद भगत की मृत्यु के समय क्या हुआ था, उनका शरीर शांत पड़ा मिला था। गंगा स्नान के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका जो शरीर था वो शांत पड़ा हुआ मिला था। यशपाल ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, नेशनल कॉलेज लाहौर से। यशपाल की मृत्यु कब हुई थी, 1976 में। यशपाल की रचनाओं में किसके खिलाफ मुखरता दिखाई देती है, सामाजिक विषमता और रूढ़ियों के खिलाफ। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी को दर्शाता है, झूठा सच। यशपाल की रचनाओं की भाषा में क्या विशेषता है, स्वाभाविकता और सजीवता। लखनवी अंदाज में लेखक ने किस वर्ग की आलोचना की है, पतनशील सामंती वर्ग की। कहानी में लेखक ने सेकंड क्लास डब्बे में क्यों प्रवेश किया, एकांत में सोचने और दृश्य देखने के लिए। लेखक को डिब्बे में प्रवेश करते समय क्या गलतफहमी हो गई कि डिब्बा खाली था। नवाब साहब ने लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने पर कैसी प्रतिक्रिया दी, क्या रिएक्ट किया, असंतोष दिखाया। लेखक ने नवाब साहब के संकोच का क्या कारण अनुमानित किया, क्या उन्होंने अनुमान लगाया कि वे सेकंड क्लास में देखे जाने से शर्मिंदा हो गए थे। नवाब साहब ने खीरे को तैयार करने के लिए क्या निकाला, चाकू निकाला। खीरे की फाकों पर नवाब साहब ने क्या छिड़का, जीरा मिला नमक और लाल मिर्च छिड़की। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को कहाँ सजाया, तौलिए पर। लेखक ने नवाब साहब के व्यवहार को किस तरह देखा, खानदानी और नफीस। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खाने के बजाय क्या किया, सूंघ कर फेंक दिया। ठीक है, खीरे की फाकों को उठाते, सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक देते थे। नवाब साहब के खीरे फेंकने के बाद क्या किया नवाब साहब ने, तौलिए से हाथ और होंठ पोंछे। लेखक ने नवाब साहब के डकार लेने को किससे जोड़ा, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से। कहानी में नवाब साहब ने लेखक को क्या कहा, खीरा मैदे पर बोझ डालता है। लेखक ने नवाब साहब को अंत में किस रूप में देखा, नई कहानी के लेखक के रूप में देखा। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस संस्कृति पर व्यंग किया है, परजीवी संस्कृति पर व्यंग किया है। यशपाल की कौन सी रचना कहानी संग्रह नहीं है, मेरी तेरी उसकी बात, ये कहानी संग्रह नहीं है। कहानी में लेखक ने नवाब साहब के व्यवहार को किस शब्द से वर्णित किया है, तहजीब से वर्णित किया है।
नवाब साहब ने खीरे को धोने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? लोटे का पानी। लेखक ने नवाब साहब के खीरे के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को सूंघने के बाद क्या किया? उनको खिड़की से बाहर फेंकते गए थे। कहानी में नवाब साहब ने लेखक को कैसे संबोधित किया? जनाब। नवाब साहब ने खीरे को तैयार करने में कितनी सावधानी बरती? बहुत एहतियात बरती थी। लेखक ने खीरे की फाकों को देखकर क्या महसूस किया? उनके मुंह में पानी आ गया था। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को फेंकने के बाद क्या भाव व्यक्त किया? गर्व उनको महसूस हो रहा था। कहानी में नफासत शब्द का अर्थ क्या है? स्वच्छता। नफासत मतलब स्वच्छता। तहज़ीब शब्द का अर्थ क्या है जैसा कि कहानी में प्रयोग हुआ है? तहज़ीब मतलब संस्कृति और शिष्टाचार, एटिकेट्स। लेखक ने नवाब साहब के खीरे फेंकने को किस तरह का तरीका बताया? सूक्ष्म और नफीस। यशपाल ने लखनवी अंदाज को किस रूप में प्रस्तुत किया है? स्वतंत्र रचना के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। कहानी में नवाब साहब ने खीरे को काटने के लिए क्या किया? चाकू से सिर काटा और गोदकर झाग निकाला। लेखक ने नवाब साहब के व्यवहार को देखकर क्या विचार किया कि क्या खीरे से पेट भर सकता है? और खाया भी नहीं, सूंघ कर बाहर फेंक दिया था। कहानी में प्लावित शब्द का अर्थ क्या है? पानी भर जाना। बोलते ना जल प्लावन हो गया है ना, हर जगह पानी भर जाना। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को कैसे सजाया? करीने से। लेखक ने नवाब साहब के व्यवहार को किसके साथ जोड़ा? नई कहानी की रचना के साथ। कहानी में एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ क्या है? सूक्ष्म और अमूर्त। यशपाल की रचनाओं में किसके प्रति संवेदनशीलता दिखाई देती है? आम आदमी के सरोकारों के प्रति। मनु भंडारी का जन्म कहाँ पर हुआ था? भानपुरा, मध्य प्रदेश में हुआ था, मंदसौर में। मनु भंडारी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ पूरी की? दिल्ली विश्वविद्यालय में। मनु भंडारी का देहांत कब हुआ था? 2021 में इनकी मृत्यु हुई थी। मनु भंडारी की प्रमुख रचना आपका बंटी ये क्या है? उपन्यास है। मनु भंडारी को किस सम्मान से नवाजा गया है? हिंदी एकेडमी का शिखर सम्मान। मनु भंडारी की रचनाओं की भाषा शैली की विशेषता क्या है? सादगी और प्रामाणिकता। एक कहानी यह भी, इसमें मनु भंडारी ने किस प्रकार की आत्मकथा लिखी है? लेखकीय जीवन से जुड़े व्यक्ति और घटनाओं का आत्मकथ्य लिखा है। मनु भंडारी के किशोर जीवन में किसने उसके लेखकीय व्यक्तित्व को प्रभावित किया था? उनकी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल। मनु भंडारी की यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? अजमेर का ब्रह्मपुरी मोहल्ला। मनु भंडारी के पिता ने इंदौर में क्या काम किया था? अध्यापन और समाज सुधार का। मनु भंडारी के पिता ने किस कार्य को अजमेर में आगे बढ़ाया? अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को। मनु भंडारी के पिता का व्यक्तित्व कैसा था? कोमल, क्रोधी, दोनों टाइप का उनका स्वभाव था। मनु भंडारी की माँ का व्यक्तित्व कैसा था? धैर्यवान और सहनशील थी। मनु भंडारी को बचपन में किसके साथ उनकी तुलना की जाती थी? उनकी बड़ी बहन थी सुशीला, उनके साथ उनको कंपेयर किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बेस्ट बनना है, किसी और से नहीं, खुद से ही बेस्ट बनना है। आप अभी जिस लेवल पर हो, आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। मनु भंडारी के भीतर हीन भावना का कारण क्या था? उनकी बड़ी बहन से तुलना की जाती थी। मनु भंडारी ने अपनी उपलब्धियों को क्या माना? तुक्का। मनु भंडारी के पिता ने रसोई को क्या कहा है? भटियार खाना कहा है। भटियार खाना का मतलब होता है यात्रियों के रुकने की जो जगह होती है, ढाबा, सराय, जहाँ पर यात्री रुकते हैं, मुसाफिर रुकते हैं, उसको बोलते हैं भटियार खाना। मनु भंडारी ने अपने बचपन में कौन सा खेल नहीं खेला? काली टीलो इन्होंने नहीं खेला। कौन सा गेम होता है काली टीलो? ये तो मुझे भी नहीं पता। गिल्ली डंडा पता है, लंगड़ी टांग पता है, क्रिकेट भी पता है, ये तो हमने भी खेला है। काली टीलो तो नहीं खेला, पता भी नहीं है। किसी को पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मनु भंडारी के बचपन में लड़कियों का दायरा कहाँ तक सीमित था? घर की 4 दीवारी तक। मनु भंडारी ने पड़ोस की संस्कृति को किस तरह वर्णित किया है? परिवार का हिस्सा ही उन्होंने माना है।
मनु भंडारी की कितनी कहानियों के पात्र उनके मोहल्ले से प्रेरित है? कम से कम 1 दर्जन। मनु भंडारी ने महाभोज में किस पात्र को फिर से जीवित किया था? दास साहब या फिर दास साहब के पात्र को। मनु भंडारी ने किस उम्र में विवाह की योग्यता प्राप्त की? 16 वर्ष की उम्र में। मनु भंडारी के पिता ने उन्हें रसोई से दूर रहने को क्यों कहा? क्योंकि वह रसोई को भटियार खाना मानते थे। मनु भंडारी ने सन 1945 में किस प्राध्यापिका से परिचय प्राप्त किया? शीला अग्रवाल से। शीला अग्रवाल ने मनु भंडारी को किस क्षेत्र में प्रवेश करवाया? साहित्य के क्षेत्र में। मनु भंडारी ने किस उपन्यास को पहले पढ़ा जो उनकी समझ से बाहर था? शेखर एक जीवनी को। मनु भंडारी ने सन 1946-47 में किन गतिविधियों में भाग लिया था? प्रभात फेरिया और जुलूस में। मनु भंडारी के पिता को किस बात पर गर्व हुआ? उनकी हड़तालों में भागीदारी पर। मनु भंडारी के पिता के मित्र ने उनकी हड़तालों को क्या कहा? हुड़दंग। मनु भंडारी ने आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के समय क्या किया था? हड़ताल करवाई थी। मनु भंडारी के पिता ने उन्हें बहस में क्यों शामिल किया? देश की स्थिति को समझाने के लिए। शीला अग्रवाल को कॉलेज से नोटिस क्यों मिला था? लड़कियों को भड़काने के लिए। मनु भंडारी ने अपनी डायरी में क्या लिखने की सलाह दी गई थी उनको? अपने दैनिक अनुभव। लूह तारी मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब डांटना। आग बबूला मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। मनु भंडारी ने किस उपन्यास को बहुत पसंद किया? सुनीता। मनु भंडारी ने अपने बचपन में किस खेल को नहीं खेला था? फुटबॉल नहीं खेली थी। सितोलिया खेला था, पकड़म पकड़ाई खेली थी और काली टीलो भी तो नहीं खेला था ना। अभी काली टीलो आया था शायद, एक बार इसको चेक कर लूँगी मैं। वर्चस्व शब्द का अर्थ क्या है? वर्चस्व मतलब दबदबा। लंगड़ी की कुश्ती में हार किसकी होती है? जिसकी लंगड़ी टूट जाती है। लंगड़ी मतलब एक पैर से कूद कूद के चलना पड़ता है, तो वो पैर भी जब नीचे रखा जाता है तो हार जाते हैं। लेखक का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ उनका असली नाम था। उनके पिता उनको भोलानाथ नाम से पुकारते थे। पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे? भोलानाथ नाम से। लेखक अपनी माँ को किस नाम से पुकारते थे? मैया। पिता पूजा करते समय क्या करते थे? रामायण का पाठ करते थे। पिता के माथे पर लेखक क्या लगाने की जिद करते थे? भभूत का तिलक। पिता लेखक के माथे पर कौन सा तिलक लगाते थे? त्रिपुंड भभूत का तिलक लगाते थे। लेखक के सिर पर क्या रहता था? जटाएं रहती थी। पिता की लिखी रामनामा बही में कितने राम नाम लिखे जाते थे? 1000। पिता आटे की गोलियों में क्या लपेटते थे? राम नाम लिखे कागज लपेटते थे। पिता आटे की गोलियां कहाँ फेंकते थे? गंगा में। लेखक अपने पिता के साथ गंगा जाते समय कहाँ पर बैठते थे? उनके कंधे पर। पिता लेखक को झूला कहाँ पर झुलाते थे? झुके पेड़ों की डालों पर। लेखक और पिता के बीच किस प्रकार का खेल होता था? कुश्ती का। पिता लेखक को क्या खिलाते थे? गोरस भात खिलाते थे। पिता लेखक को क्या कहकर खिलाते थे? राजा कहकर खिलाते थे। ठीक है। वैसे पिता लेखक को क्या कहते थे? भोलानाथ कहते थे, लेकिन जब खिलाते थे तो क्या बोलते थे? राजा बोलते ना, राजा बेटा, वैसे टाइप का, है ना। और उनका असली नाम क्या था लेखक का? तारकेश्वर नाथ। माँ खिलाते समय कोरों को किनके नाम से बुलाती थी? पशु पक्षियों के नाम से बुलाती थी। माँ कौन सा पकवान विशेष रूप से खिलाती थी? दही भात। माँ जब तेल डालती तो लेखक कैसा अनुभव करता था? तो वो रोते थे। माँ लेखक को किस रूप में सजाती थी? कृष्ण कन्हैया। बच्चों का नाटक घर पर कहाँ बनता था? चबूतरे का कोना। मिठाई की दुकान किससे सजाई जाती थी? मिट्टी और पत्तों से। बारात की पालकी किससे बनाई जाती थी? टूटी चूहेदानी से। खेती का खेल कहाँ होता था? चबूतरे पर। खेत का कुआं किससे बनाया जाता था? गली से। बीज के रूप में क्या प्रयोग करते थे? कंकड़। खेत जोतने के लिए हल क्या बनता था? ठेंगा। ददरी मेले में जाने वालों को देखकर बच्चे क्या गाते थे? चलो भैयो ददरी। बरखा के समय बच्चे क्या गाते थे? एक पैसा की लाई।
आंधी के बाद बच्चे किस फल को खाते थे? गोपी आम खाते थे। बेजू किसे चिढ़ाता था? मूसन तिवारी को। मूसन तिवारी को चिढ़ाकर बच्चे क्या चिल्लाए? बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। गुरुजी के पास बच्चों को पकड़ने कौन पहुँचे? लड़के। साथी बच्चे क्या गा रहे थे? माई पकाई गरर गरर पुआ। चिड़ियों को भगाते समय बच्चे क्या गा रहे थे? राम जी की चिड़ई। लेखक और उसके साथी किस बिल से पानी उलीचते थे? चूहे के बिल से। चूहों के बिल से पानी निकालते समय कौन निकल आया? सांप निकल आया। संकट की घड़ी में लेखक कहाँ भागकर गए? माँ की गोद में। माँ लेखक को देखकर क्या करती थी? रो पड़ती थी। माँ ने घाव पर क्या लगाया? हल्दी लगाई। अंत में लेखक किसकी छाया नहीं छोड़ता? माँ के आंचल की। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया की रचना है। लेखिका ने सितारों की झालर किस शहर में देखी? गैंगटॉक में, जो कि सिक्किम की राजधानी है। गैंगटॉक किस प्रकार का शहर कहा गया है? मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। लेखिका ने कौन सी नेपाली प्रार्थना सीखी? साना साना हाथ जोड़ी एक नेपाली प्रार्थना है। कंचनजंगा किस स्थान से दिखाई देता है? गैंगटॉक की बालकनी से। कंचनजंगा किस क्रम की सबसे बड़ी चोटी है? तो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरी है K2 गॉडविन ऑस्टिन और तीसरी कौन सी है? कंचनजंगा। गंगटोक से युमथांग की दूरी कितनी है? 149 किलोमीटर है। श्वेत बौद्ध पताकाएं कब फहराई जाती है? मृत्यु पर फहराई जाती है। श्वेत पताकाओं की संख्या कितनी होती है? श्वेत पताकाएं 108 होती है। रंगीन बौद्ध पताकाएं कब लगाई जाती है? नए कार्य की शुरुआत पर। धर्म चक्र को और क्या कहा गया है? प्रेयर व्हील कहा गया है। गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई थी? कविलोंग स्टॉक में। गाइड कौन सी मूवी है यार? मैंने तो नहीं देखी। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल कहाँ देखा गया है? युमथांग के पास। तिस्ता नदी लेखिका को कहाँ से साथ मिलती है? सिलीगुड़ी से। तिस्ता नदी लेखिका को कैसी लगी? खूबसूरत लगी। पत्थर तोड़ने वाली पहाड़ियों को देखकर लेखिका को क्या लगा? भूख और मौत से जंग। पहाड़ों पर रास्ता बनाने का पहला काम क्या होता है? डायनामाइट से चट्टान उड़ाना। सिक्किम में बच्चे कितनी दूरी पर चलकर स्कूल जाते हैं? 3 से 3.5 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर। वी केयर मैन ईटर अराउंड लिखे बोर्ड पर क्या मिला? याक। पहाड़ी महिलाएं किस परिधान में चाय तोड़ती दिखी? बोकू, है ना। उनकी ड्रेस कौन सी है? बोकू। लायुंग किस नदी के किनारे बसा है? तिस्ता नदी के किनारे बसा है। लेखिका लायुंग में किस भावना से डर गई? सुकून और शांति से। अप्रैल में लायुंग में क्या नहीं मिला? तो अप्रैल में लायुंग में बर्फ नहीं मिली। कटाव को किस उपनाम से जाना गया है? तो कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कटाव किस ऊंचाई पर स्थित है? 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कटाव तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 घंटे का समय लगता है। कटाव में बर्फ की तुलना किससे की गई है? पाउडर से की गई है। सिक्किम चीन सीमा पर तापमान कितना था? -15 डिग्री सेल्सियस तापमान था। वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो किसने लिखा था? तो सैनिकों ने लिखा था। युमथांग पहुंचकर जो सैलानी थे वो निराश क्यों हो गए? क्योंकि जो कटाव था वो ज़्यादा सुंदर था। पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? चांदनी रात में। गंतोक का असली नाम क्या था? गंतोक था गैंगटॉक। गंतोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़। गंतोक मतलब क्या होता है? पहाड़, माउंटेन्स। गुरु नानक की थाली से क्या गिरा था? चावल गिरे थे। खेदुम किसे माना जाता है? देवताओं का निवास माना जाता है। सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था? 1975 के बाद। सर्वे भवंतु सुखिनः का संबंध किससे है? तो ये एक महामंत्र है।
हिम शिखर किस व्यवस्था के प्रतीक हैं? जल संचय के। सिक्किम के लोग खुद को क्या कहते हैं? तो सिक्किम के लोग खुद को इंडियन कहते हैं। ठीक है, सभी इंडिया का पार्ट है। मतलब हम लोग बोलते थे ना कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो तो चाइनीज़ जैसे दिख रहे हैं, या वो लोग हमारे इधर भी आते हैं तो हम उनको है ना विदेशी मान लेते हैं। इंडियंस है यार वो। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका को हिमालय क्या प्रतीत हुआ? दर्शन। महाकवि देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी उनका नाम था। कवि देव का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म था वो 1673 में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। महाकवि देव किस काल के कवि माने जाते हैं? तो ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। कवि देव की काव्य भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की है? भाव विलास। कवि देव के आश्रयदाता राजाओं में सबसे प्रमुख कौन थे जिन्होंने देव के काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में दे दी थी? भोगीलाल। कौन थे? भोगीलाल। अष्टयाम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है? कवि देव है। विद्वानों के अनुसार कवि देव के ग्रंथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो 52 से 72 उनके ग्रंथ माने जाते हैं। देव ने किस प्रकार के जीवन से वितृष्णा प्राप्त की? राज दरबारों का आडंबरपूर्ण जीवन। रीतिकालीन कवियों में देव किस रूप में प्रसिद्ध है? श्रृंगार रस के कवि हैं। देव की कविता में कौन सा रस प्रमुख है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। देव की प्रमुख कृतियों में कौन सी नहीं है? रस विलास उनकी कृति है, कुशल विलास है, प्रेम दीपिका है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, इनकी नहीं है। देव की कविताओं में किसका प्रमुख चित्रण हुआ है? प्रेम और सौंदर्य का। देव का किस छंद में विशेष आकर्षण था? वैसे तो कवि देव के सवैये बहुत फेमस है, लेकिन इसको एक बार मैं चेक करूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है इसमें। है ना, छंद एक बार चेक करेंगे। देव के कवित्व में क्या मिलता है? अलंकारिक रूप, सौंदर्य का चित्रण। देव के अनुसार गोपियाँ किसकी खोज में हार गई? कृष्ण की खोज में। देव की कविता हंसी की चोट में किस रस का वर्णन किया गया है? श्रृंगार रस का। देव की काव्य रचना का एक विशेष पक्ष क्या है? दरबारी जीवन का उनका अनुभव। देव की कविता में वियोग का चित्रण किस कविता में मिलता है? सपना में। दरबार कविता में देव ने किस पर व्यंग किया है? सामंती व्यवस्था पर। देव की कविताओं में कौन सा भाव प्रमुखता से व्यक्त हुआ है? प्रेम का भाव। हंसी की चोट कविता में गोपियाँ क्या भूल गई है? हंसना भूल गई है। देव ने अपने कवित्वों में किन भावनाओं की संवेदनशील अभिव्यक्ति की है? रागात्मक भावनाओं की। देव की कविता में मुख फेर लेने का अर्थ क्या है? प्रेम से मुड़ जाना। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के रचयिता कौन है? कमलेश्वर है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने इनके भारत आगमन पर कौन सी समस्या सबसे बड़ी थी? जॉर्ज पंचम की जो लाट थी, जो मूर्ति थी, उस पर नाक का न होना। इस पाठ में नाक किसका प्रतीक मानी गई है? स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का। कहते हैं ना कि नाक कटवा दी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने सबसे पहले क्या प्रयत्न किया? तो उसने मूर्तियों के नाक का नाप लेने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। अंत में मूर्ति पर कैसी नाक लगाई गई? एक जिंदा नाक। जिंदा नाक मतलब नाक कैसे जिंदा? एक जिंदा आदमी की नाक काट कर लगाई गई। ठीक है, एक व्यंग है, आपने पढ़ी होगी सारी कहानियाँ, कविताएं वगैरह। सरकारी तंत्र की बदहवासी किस मानसिकता को दर्शाती है? गुलामी की मानसिकता को। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया था? मूर्तिकार को। लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ तक पहुँचाया? अजायब घर में। रानी के सूट पर कितना खर्च आया था? 400 पौंड का। सूरदास के पदों में गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? उद्धव को कहा है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने का क्या कारण बताया? कि धनुष बहुत पुराना था, राम जी के छूते ही धनुष टूट गया और भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं था। उपयुक्त सभी कारण उन्होंने बताए थे।
नेताजी का चश्मा पाठ में चश्मा किसका प्रतीक है? देशभक्ति का। चांद सा मुखड़ा, इसमें कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर नंबरिंग वगैरह पे ध्यान मत देना, जैसे कि यहाँ तीसरे के बाद डायरेक्ट 16 आ गया है, ठीक है। आप तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। चांद सा मुखड़ा कौन सा अलंकार है? मैंने बोला था कीवर्ड्स पकड़ना है। सा आ रहा है, ठीक है। चांद सा मतलब चांद के जैसा मुखड़ा, उपमा दी जा रही है मुखड़े को चांद की, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है। व्याकरण के तो जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं सारे PYQ हैं, ठीक है। सारे PYQ, हम PYQ से ही प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति की बात हो रही है, तो उपमा में तो पुनरावृत्ति नहीं होती है, रूपक में भी नहीं होती है, इसमें तो किसी को किसी के समान बताया जाता है इन दोनों में, है ना। जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, और जो श्लेष अलंकार होता है उसमें जो शब्द है वो एक ही बार आता है। कोई भी शब्द है वो एक ही बार आता है, उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं उस एक ही शब्द के, ठीक है। तो शब्दों की पुनरावृत्ति वाला जो अलंकार होता है वो यमक अलंकार होता है, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं। और अगर मैं बात करूँ, ये PYQ में पूछा गया प्रश्न है, उन्होंने इसका आंसर क्या दिया था पता है आपको? अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो च वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? शब्दों की पुनरावृत्ति, ठीक है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर फिर प्रश्नों को डिलीट करना पड़ता है। पत्र लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? विषय, संबोधन, दिनांक या पता? तो दिनांक लिखी जाती है, डेट। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? रामचरितमानस से लिया गया है। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण भक्ति धारा के कवि थे। पानी सिर से गुजरना, इसका अर्थ क्या है? मुसीबत बढ़ जाना। निबंध लेखन के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, फिर जो मुख्य विषय वस्तु मेन बॉडी होती है, और फिर उपसंहार, कंक्लूजन। तो मुख्य 3 अंग होते हैं। निबंध के अंत में क्या लिखा जाता है? उपसंहार लिखा जाता है। निबंध में भूमिका, इंट्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि पाठक का ध्यान आकर्षित करना और विषय को स्पष्ट करना। किसी विषय, घटना या समस्या का गहराई से विश्लेषण करने वाला निबंध क्या कहलाता है? विश्लेषणात्मक निबंध कहलाता है। यदि आप 200 से 250 शब्दों का एक संक्षिप्त निबंध लिख रहे हैं तो उसमें आमतौर पर कितने पैराग्राफ होने चाहिए? तो 2 से 3 पैराग्राफ होने चाहिए। पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र का प्रकार है? मित्र को लिखा गया पत्र औपचारिक पत्र नहीं होता है, रिश्तेदारों को नहीं, प्रधानाचार्य को, हाँ, प्रधानाचार्य को लिखा गया जो पत्र होता है वो औपचारिक पत्र होता है, फॉर्मल लेटर होता है, माता पिता को नहीं। अनौपचारिक पत्र में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्र, रिश्तेदार वगैरह को लिखते हैं तो आदरणीय, पूजनीय या प्रिय हम लिखते हैं। औपचारिक पत्रों में सबसे ऊपर किसका पता लिखा जाता है? तो भेजने वाले का, प्रेषक का पता लिखा जाता है। समाचार पत्र के संपादक को लिखे गए पत्र में विषय का क्या महत्व होता है? तो विषय से पत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो संक्षिप्त में ही स्पष्ट हो जाता है। औपचारिक पत्र का अंत करते समय निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तुम्हारा प्रिय मित्र, औपचारिक लिख रहे हो ना, फॉर्मल लेटर। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ कई विभागों या अधिकारियों को भेजा जाता है तो उसको परिपत्र कहा जाता है, सर्कुलर कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? सगे संबंधी और मित्रों को। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? दया प्लस आनंद। पहले शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी आ है। जब समान स्वर वर्ण मिलते हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है, तो ऑप्शन बी दीर्घ संधि इसका सही आंसर होगा। सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है?
तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस एव। पहले शब्द के अंत में आ हो, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए हो। ठीक है, जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए आई ओ औ होता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? तो वहाँ पर होती है वृद्धि स्वर संधि। तो मतलब स्वर ही है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर इसके भी प्रकार दिए होते तो फिर वृद्धि संधि इसका आंसर होता। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ठीक है, स्वर संधि बतानी है। संयोग, मनोहर, नमस्कार या फिर पवन। संयोग में व्यंजन संधि है, मनोहर में विसर्ग संधि है, नमस्कार में विसर्ग संधि है, पवन में स्वर संधि है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पवन। ठीक है, पवन को अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? प व न। जब भी किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर बीच में अय, आय, अव या आव आता है, वहाँ पर अयादि संधि होती है। ठीक है, और भी अगर यहाँ पर पूछे कि स्वर संधि में भी कौन सी है, तो अयादि स्वर संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? अव आ रहा है। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद करके आप देख सकते हो, अय, आय, अव या आव, चारों में से कुछ भी आए। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। ठीक है, तो संधि विच्छेद करते हैं इसका। प व त्र। ठीक है, बीच में क्या आ रहा है? अव आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया, अय, आय, अव या आव कुछ भी आए तो वहां पर अयादि संधि होती है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत। क्या होगा? सु प्लस आगत। पहले शब्द के अंत में क्या है? उ है। दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है? आ है। तो जब भी पहले शब्द के अंत में ई, उ या री हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी भिन्न स्वर हो, तो वहाँ पर यण संधि होती है। नियम याद रखना। ठीक है, तो ये यण संधि का उदाहरण है। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? तो अभि प्लस सेक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यशोदा में प्रयुक्त संधि, तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशः प्लस दाम। तो जहाँ पर भी विसर्ग आ जाता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास के लिए आप याद रखना कि इसके जो स्टार्टिंग में या तो उपसर्ग आते हैं, प्रति, यथा से बनने वाले शब्द आते हैं, जैसे कि प्रतिदिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कौन सा समास होता है? तो जहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो लाल कुर्ती। क्या है? लाल कुर्ती। लाल है जो कुर्ती, कुर्ती कैसी है? लाल है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। ठीक है, तो लाल कुर्ती में कर्मधारय समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय पा ली हो। ठीक है, जैसे कि भगवान महावीर स्वामी, है ना। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात कोई और है। ठीक है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? देव और असुर। तो जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और समास विग्रह करने पर बीच में और आता है, या आता है, आदि आता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं।
कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुव्रीहि समास मतलब दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर है पंचानन। ठीक है, पंचानन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पंच है आनन जिसके, पंच मतलब पांच, आनन मतलब मुख, पांच है मुख जिसके, अर्थात किसके होते हैं पांच मुख? हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी भी होते हैं, शिव जी शायद होते हैं, शिव जी पंचमुखी, हाँ पंचमुखी शिव जी भी होते हैं। पशुपतिनाथ नेपाल में शायद पंचमुखी शिव जी है ना, पता नहीं। हाँ, बाकी बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। अविभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति किसका उदाहरण है? अविभाव समास का। इसका समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह होगा देश से प्रेम। जहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह आते हैं बीच में, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, तो ये सारे कारक के क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह। और जहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह आते हैं वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। गौशाला में कौन सा समास है? तो गाय के लिए शाला, के लिए एक विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। संधि समास, रस, छंद, अलंकार सब कुछ मैंने पढ़ाया है, आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हो लेक्चर्स। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्या का दान, ठीक है, यहाँ पर भी बीच में क्या आ रहा है? एक विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो तत्पुरुष समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान है। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पीताम्बर को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो दो तरह से हो सकता है। एक होता है पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। पीला अंबर किसका रहता है? पीले वस्त्र किसके रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या है? बहुव्रीहि समास है। या फिर पीला है जो अंबर, ठीक है, यहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध बताया जा रहा है कि अंबर मतलब वस्त्र कैसे है? पीले हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास होता है। अगर इंडिविजुअल दिया है पीताम्बर और बहुव्रीहि समास दिया है, चारों में कर्मधारय नहीं है, तो फिर बहुव्रीहि लगाना है। ठीक है, पीताम्बर अगर दिया है और कर्मधारय समास दिया है ऑप्शन में, बहुव्रीहि नहीं दिया है तो कर्मधारय लगाना है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया है, जैसे कि यहाँ पर है, तो फिर कौन सा टिक करोगे? तो फिर आपको बहुव्रीहि समास पर टिक करना है। बहुव्रीहि समास पर क्यों टिक करना है उसका भी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखो, जब भी कोई शब्द होता है, ठीक है, उसमें विशेषण विशेष का संबंध तो बताया जा रहा है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर थर्ड पर्सन के लिए उसको हमने डिनोट कर दिया है। जैसे कि पीताम्बर किसके लिए हो चुका है? अब श्री कृष्ण के लिए, तो वो उन्हीं के केस में यूज़ किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, उसमें बहुव्रीहि समास को वैसे भी श्रेष्ठ माना जाता है, तो बहुव्रीहि समास ही होगा। जैसे कि पितामह, पितामह का मतलब क्या होता है? दादाजी, ठीक है, पिता के पिता जो होते हैं। लेकिन पितामह में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास माना जाता है, क्योंकि पितामह किसको माना जाता है? पितामह भीष्म जो थे, ठीक है, जो बाणों की शैया पर लेट गए थे, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो फिर आपको बहुव्रीहि समास को ही प्राथमिकता देनी है, बहुव्रीहि समास से टिक करके आना है। त्रिफला में कौन सा समास है? ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्व पद है वो संख्यावाची विशेषण है। जब पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, जैसे कि त्रि मतलब तीन, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। सिर हथेली पर रखना, इसका मतलब क्या है? सिर हथेली पर रखना मतलब मरने के लिए तैयार होना। नाश कर देना के लिए मुहावरा कौन सा है? पानी फेर देना, कहते हैं ना किसने तो पानी फेर दिया। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? बहुत परिश्रम करना मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना। आँख का नीर ढल जाना, इसका अर्थ क्या है?
निर्लज्ज हो जाना, बिल्कुल बेशर्म हो जाते हैं ना, कि आँखों में बिल्कुल शर्म ही नहीं बचती है अपने किए के लिए, जो हमने किया है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें कर देते हैं और पता है उनको कि सामने वाले को पता है कि हमने क्या किया है, लेकिन बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। कान फूँकना का अर्थ क्या है? चुगली करना। चांदी का ऐनक लगाना का मतलब क्या है? किसी न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना। तोते की तरह आंखें फेरना, इसका अर्थ क्या होता है? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। दिन को दिन, रात को रात न समझना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। को 12 होना का अर्थ क्या है? लाभ ही लाभ होना। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना। शैतान की आंत का अर्थ क्या है? बहुत लंबी वस्तु। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, इसका मतलब क्या है कि जिसके ऊपर बीतती है ना, सिर्फ वही जानता है। सामने वाला बैठ के भाषण बहुत अच्छे से दे सकता है कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जिसके ऊपर बीती है ना, उसको ही पता होता है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान। जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि, इसका अर्थ क्या है? कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। ठीक है, जहाँ रवि मतलब सूर्य नहीं पहुँच पाता है। रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, सन का। ठीक है, तो जहाँ पर रवि भी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ कौन पहुँच जाता है? कवि। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका मतलब क्या होता है? पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ओछे लोग इस ज़माने में तरक्की कर सकते हैं। नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े मतलब ओछे लोग हैं, उनको मुंह लगा लिया तो वो अनुचित लाभ उठाते हैं। किलक अरे में निह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल आएगा यहाँ पर। ठीक है, वात्सल्य, तत्सल नहीं, वात्सल्य। ठीक है, कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। ठीक है, जहाँ पर एक जो पेरेंट्स होते हैं उनका बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, स्नेह वाला प्रेम, प्रेमी प्रेमिका वाला नहीं, जो स्नेह वाला प्रेम होता है ना, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कौन सा है? वात्सल्य रस है। पंक्तियों को पढ़ के भी समझ आ रहा है। किलक अरे में नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत, जो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमिलानो, जो नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में विप्रलंभ श्रृंगार है, मतलब वियोग श्रृंगार। जो श्रृंगार रस होता है उसके दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग जहाँ पर जो प्रेमी प्रेमिका है पास पास में ही है। वियोग श्रृंगार मतलब दोनों का ब्रेकअप वगैरह कुछ नहीं हुआ है, अभी दूर दूर है, मिलने की संभावना है। ठीक है, अभी किसी वजह से वो दूर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस हम मान सकते हैं, तो वो वियोग श्रृंगार है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरूनी चलत रेणु तन, मंडित मुख दधि लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा है? वात्सल्य रस है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो शोक का है। ठीक है, करुण रस की पंक्तियां है, रस कौन सा है? करुण रस है। अब करुण रस और वियोग श्रृंगार, इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो वियोग वो होता है जहाँ पर अभी दूर दूर है लेकिन मिलने की संभावना है कि मिलेंगे। ठीक है, करुण रस वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई है आपका प्यारा, वो हमेशा के लिए चला गया है, वो आपसे बिछड़ गया है, अब मिलने की कोई संभावना नहीं है। उस काल कारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इनमें कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध या गुस्सा। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अद्भुत रस का होता है विस्मय या आश्चर्य, और करुण रस का होता है शोक। भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो शांत रस का उल्लेख नहीं है, क्योंकि भरत मुनि का मानना था कि जो शांत रस होता है, ठीक है, उसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है, उसकी अभिव्यक्ति रंगमंच पर नहीं की जा सकती।
भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। भय किसका होता है? भयानक रस का। निर्वेद होता है शांत रस का, और शोक होता है करुण रस का। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध है रौद्र रस का स्थायी भाव। विभत्स रस का अभी मैंने बताया जुगुप्सा या घृणा। भयानक रस का भय, और वीर रस का उत्साह। जह तह मज्जा मास रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेतु कहूँ कहूँ रत्नारे। इस अवतरण में कौन सा रस है? तो इसमें है विभत्स रस, क्योंकि इन पंक्तियों को पढ़ के थोड़ी बहुत घृणा का भाव आ रहा है। ठीक है, मांस है ना, मज्जा मांस रुचिर वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो अगर पूरी पंक्ति नहीं भी समझ आ रही तो थोड़े बहुत आप कीवर्ड्स पकड़ के आंसर टिक कर सकते हो। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, कीवर्ड्स पकड़ो, जैसे कि विचित्र। विचित्र मतलब कुछ अद्भुत चीज होती है, ठीक है, जिसको देख के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विचित्र है ना। तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस का उदाहरण हो गया ये। तो इस तरह से कीवर्ड्स आपको पकड़ना है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? मात्राओं वाले। तो चारों चरण में जिसकी मात्राएं समान होती है तो उसको सममात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक है, पहले तीसरे चरण में, दूसरे चौथे चरण में मात्राएं समान होती है तो उसको अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है, और सभी चरण में मात्राएं अलग अलग होती है तो उसको विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद जिसके चारों चरणों में मात्राएं समान होती है। तो चौपाई जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। इसके चारों ही चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होती है। आपका जो सिलेबस है उसमें छंद में सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, दोहा और चौपाई। तो हमको दोहा और चौपाई ही पढ़ना है। तो चौपाई में कितनी होती है? 16-16 मात्राएं होती है। वहीं पर जो दोहा है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो ये दोनों याद रखना, क्योंकि सिलेबस में बस ये दोनों ही है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में विद्यो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है। आप मात्राओं को गिन के भी देख सकते हो। ठीक है, दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। छंद वाला जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको मात्राएं गिनना सिखाई थी, कैसे मात्राओं को गिनते हैं। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। यहाँ पर मन आएगा, ठीक है, इंग्लिश में वो MAN हो गया, मन कामना तुम्हारी। कौन सा छंद है? तो ये चौपाई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तो वो दोहा होता है, और अर्ध सममात्रिक छंद है ये। अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। निराला की कविता जूही की कली, ये किसका उदाहरण है? एक मुक्त छंद का उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चरण है उनको कमल ही कह दिया गया है। जो चरण है उनको कमल के जैसा नहीं कहा गया है, उसके समान नहीं कहा गया है, चरणों को ही कमल कह दिया गया है। वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगर समान सम जैसे शब्द आते तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखो, अभी भी पंक्ति अगर समझ में नहीं आती है एकदम से तो कीवर्ड्स पकड़ लो। ठीक है, परी सी किसके जैसी? परी के जैसी, किसी के समान बताया जा रहा है, सासी से का यूज हो रहा है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सिंपल सी चीज़ है, कीवर्ड्स आपको पकड़ना है, क्योंकि ऐसे तो कितनी हज़ारों पंक्तियां हैं। ठीक है, हज़ारों में से कोई भी पंक्ति आपको दी जा सकती है ना। तो प्रैक्टिस से आएगा। कीवर्ड्स पकड़ना सीख लो तो आपका हो जाएगा सॉल्व। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? जहाँ पर जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति होती है और हर बार शब्द का जो अर्थ है वो अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी,
कॉमन एग्जाम्पल हमको पता ही है। यहाँ पर देखो पहला वाला जो बेर है उसका मतलब तो क्या है, फल। जो बेर आते हैं ना खाने वाले, वो वे 3 बेर खाती है, मतलब 3 समय, 3 बार खाती है। दूसरे वाले बेर का मतलब समय, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और हर बार जो शब्द है उसका अर्थ अलग है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। केर बेर का संग होना मतलब विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। भात सरना का मतलब क्या होता है, बिरादरी से निकालना। खेह खाना मुहावरे का अर्थ क्या है, खेह खाना मतलब बुरी दशा में रहना। बांछे खिलना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। आजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो आजीवन उपसर्ग लग रहा है पहले, ठीक है। मूल शब्द क्या है, जीवन। जीवन के आगे आ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ पर भी उपसर्ग लगते हैं वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से, वीणा पाणी, 25, तुलसीकृत या फिर दोषपूर्ण। तो ऑप्शन ए वीणा पाणी इसका सही होगा। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, वीणा है पाणी में जिसके, पाणी मतलब क्या होता है, हाथ, तो वीणा है हाथों में जिसके मतलब अर्थात माँ सरस्वती। तो यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और डाउट आप क्लियर कर लो, 25 में कौन सा समास है, ठीक है। एक बार को देखने पर बच्चे क्या लगाते हैं, द्विगु इसका आंसर टिक करते हैं, लेकिन द्विगु आंसर इसका नहीं है। इसका आंसर क्या है, द्वंद्व समास, ठीक है। क्योंकि हमको क्या सिखाया गया है, जहाँ पर भी आप नंबर देखो 25 दिख रहा है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्विगु समास वहाँ पर होता है जिसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो चौराहा, 4 रास्तों का समूह, इसका जो पहला पद है, पूर्व पद है, वो संख्यावाची विशेषण है, पूरी संख्या नहीं है, 4 रास्तों का समूह। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, इसका जो पूर्व पद है, पहला पद है, वो संख्यावाची विशेषण है, ठीक है, ना कि पूरा जो शब्द है वो संख्या है। एक और एग्जाम्पल, त्रिपाठी, 3 पाठों को करने वाला, तो पूर्व पद है त्रि, वो संख्यावाची विशेषण है। तो जिस भी शब्द का जो पूर्व पद होता है अगर वो संख्यावाची विशेषण है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगर ये संख्या दी हुई है, इसको अगर हम समास विग्रह करेंगे 25 का तो क्या होगा, 5 और 20, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान है और बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो जहाँ पर भी और या आदि ऐसा कुछ आता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो कोई भी संख्या अगर दे ना, 25, 38, 46, 44, 48, कोई भी नंबर, पूरा नंबर दे तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और अगर पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। समास बताना है पराश्रित में, पर आश्रित, किसी और दूसरे पर आश्रित, ठीक है, दूसरे पर आश्रित, तो बीच में क्या आ रहा है, एक विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो जहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अच्छा, इसका भी प्रकार पूछा है कि कौन सा तत्पुरुष समास है ना। तो पर किसका विभक्ति चिन्ह होता है, अधिकरण का, अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब कारक के विभक्ति चिन्ह आपको याद होने चाहिए, जो कि मैंने समास वाले लेक्चर में पढ़ाए थे। दुवन्नी में कौन सा समास है, अब देखो यहाँ का जो पहला पद है, इस शब्द का जो पूर्व पद है वो संख्यावाची विशेषण है। दुवन्नी का दु जो है वो संख्यावाची विशेषण है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। जैसे कि चवन्नी होती है 4 आनों का समूह, अठन्नी होती है 8 आनों का समूह, तो वैसे ही दुवन्नी। मनोबल में कौन सी संधि है, तो मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः प्लस बल, ठीक है। तो विसर्ग आ रहा है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा है, अर्धशासकीय पत्र होता है, उसको उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी अगर हो जाती है तो पुनः याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है, अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। पहले पत्र लिखने के 30 दिन बाद ये भेजा जाता है, पहला अनुस्मारक, ठीक है।
उसके बाद भी अनुस्मारक जो भेज दिया हमने पहला 30 दिन के बाद, उसके बाद भी अगर हमको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो फिर 15 दिन के बाद हम दूसरा अनुस्मारक भेज सकते हैं। फिर भी अगर उत्तर कोई नहीं दे रहा है तो फिर 7 दिन के बाद तीसरा अनुस्मारक भेजा जा सकता है। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? परिपत्र, सर्कुलर। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? दाईं ओर, राइट साइड। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? कार्यालय का स्थान लिखा जाता है। विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? तो संबोधन होता है, स्थान का नाम होता है, दिनांक होती है, अभिवादन हम नहीं करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। ऊपर संस्था या कार्यालय के नाम, स्थान आदि का उल्लेख होता है। यथास्थान दिनांक क्रमांक का उल्लेख होता है। ऊपर बाई और प्रेषक का नाम, पदनाम लिखा जाता है। जो पाने वाला है उसका पदनाम हम नहीं लिखते हैं। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रेषिती कहा जाता है। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप क्या होता है? आवेदन पत्र। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी करवाना, सारे ही काम होते हैं। इनमें से किस मुहावरे का जो भावार्थ है वो गलत है? घर बसाना, विवाह करना, सही है। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, ये भी सही है। नाक का बाल होना, अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना, ये भी सही है। ढेर करना, सामान इकट्ठा करना, नहीं, ये गलत है। बहुत ही कठिन कार्य करना, इसके लिए वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है। संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं। प्रताप ने जो ही लगाम लगाई, चेतक हवा से बातें करने लगा, नहीं। वह तो मेरी मुट्ठी में है, उससे तो जो चाहे काम करवा दूं, नहीं, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि कठिन कार्य करना। भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है, नहीं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाने जैसा है, कोई आसान काम नहीं है, मतलब बहुत ही कठिन कार्य करना। निम्नलिखित में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है उसका चयन करना है। सदैव एक जैसी स्थिति मतलब ढाक के 3 पात। इस हाथ से देना, उस हाथ से लेना, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? तुरंत फल पा जाना, जैसे ही आपने दिया वैसे ही आपको फल मिल गया। दाल भात में मूसल चंद, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बेकार में दखल देना। इंद्र का अखाड़ा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इंद्र का अखाड़ा मतलब मौज की जगह होना, ठीक है। जैसे इंद्र बिल्कुल मौज में रहते हैं, अप्सराएं डांस कर रही है स्वर्ग में, सिंहासन पर बैठे हैं, सोमरस का पान कर रहे हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। दूसरा कथन है, उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला तो गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाए तो उसे क्या कहा जाता है? संलग्नक कहा जाता है, ठीक है। संलग्न करना संलग्नक कहा जाता है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। इसके पहले के भी जो व्याकरण के तो सारे ही प्रश्न PYQ ही है। पत्र लेखन कला की मुख्य विशेषताएं क्या है? स्पष्टता, सरलता, क्लिष्टता, दुरूह या संक्षिप्तता। तो स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए। ए, बी और ई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? भवदीय शब्द का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता है? निमंत्रण पत्र, परिपत्र, ज्ञापन या फिर अनुस्मारक। तो निमंत्रण पत्र सरकारी पत्र नहीं होता है। निम्नलिखित में से पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता क्या है? विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है? संक्षेपण, व्यक्तिगत, व्यापारिक, आधिकारिक या पल्लवन। संक्षेपण और पल्लवन नहीं है, ठीक है। तो ए और ई,
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नहीं पूछा था, ठीक है। कपीश में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ठीक है, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कपि प्लस ईश। ठीक है, पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। जब समान स्वर वर्ण मिलते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। वह शेर है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उसको हमने शेर मान लिया है, उसको शेर के समान नहीं बोला है कि वो शेर के समान है या शेर के जैसा है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। यहाँ पर वो शेर ही है, ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। चंचल चितवन चुरा ले गई, कौन सा अलंकार है? च च च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। गगन घन घोर गरजते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ग और घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें। नेताजी का चश्मा किस प्रकार की रचना है? तो ये कहानी है। चार चांद लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? शोभा बढ़ाना। लोकोक्ति और मुहावरे में मुख्य अंतर क्या होता है? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है और मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अभी पूछा गया था जेल प्रहरी एग्जाम में। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। तो विशेषण विशेष का संबंध बताया जा रहा है कि मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। नागार्जुन की रचनाओं में मुख्य रूप से क्या मिलता है? सामाजिक यथार्थ मिलता है। कर कमलों से, इसमें कौन सा अलंकार है? कर कमलों से, ठीक है, से आ गया, सा सी से, मतलब कर जो है, हाथ जो है वो कमल से है, कमल के जैसे है। उपमा दी जा रही है यहाँ पर, तो उपमा अलंकार होगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत धीमी गति से काम करना। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ किस पर व्यंग करता है? अंग्रेजी शासन की मानसिकता पर व्यंग करता है, ठीक है। तो ये आपके 500 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, ठीक है। कितना टाइम हुआ है? 1.5 घंटा, ठीक है। 1.5 घंटे में हमने 500 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो पूरा जो आपका सिलेबस दिया हुआ था हिंदी का, उसका एक बार रिवीजन हो गया है। जल्दी इसलिए करवाया है क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रही है, तो आप लोगों ने सब कुछ पढ़ ही लिया होगा। हमने इतने सारे मॉक टेस्ट भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करवाना था, बहुत फास्ट करवाना था, ठीक है। अब आप अपनी तैयारी से चेक कर सकते हो 500 में से क्या स्कोर आ रहा है आपका, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस आपसे बने हैं, कौन से नहीं बने हैं, उसको देखना, एनालिसिस करना, कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो गए हैं, फिर उसको और ज़्यादा रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लेकिन अभी टेलीग्राम बंद है, तो 22 तारीख को मिलेगा इसका पीडीएफ। और व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया है, तो वहाँ पर अपडेट्स तो आपको मिल जाती है सारी, लेकिन उस पर पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रही है, ठीक है। पीडीएफ आप नहीं भेज सकते हो व्हाट्सएप चैनल पर। तो देखती हूँ मैं अभी इसको, या तो फिर गूगल ड्राइव वगैरह किसी पे अपलोड करके, है ना, तो उसके माध्यम से आप तक पहुँच जाएगी। या फिर 2 दिन बचे हैं, 22 को फिर से अपना टेलीग्राम चालू हो ही जाएगा, तो टेलीग्राम पर आपको जितने भी 2-3 पीडीएफ्स पहले की भी बची थी वो सारी आपको मिल जाएगी। सेशन अगर हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करना, ठीक है। कमेंट भी करना, हाइप भी करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आपको इस तरह के सारे ही सब्जेक्ट के चाहिए कि इंग्लिश का भी इस तरह का मैराथन हो जाए, साइंस का भी, ठीक है, सोशल का भी, तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। स्क्रीन पर देखो मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो सारे मॉक टेस्ट आप वहाँ से जाकर सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। हिंदी ग्रामर अगर पढ़ना चाहते हो, संधि, समास, छंद, अलंकार वगैरह, तो वो सब भी पढ़ाया है, उसकी प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश वगैरह पढ़ना चाहते हो, इसके जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं वो भी मैंने पढ़ाए थे, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।